हेलो हाय नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कपास के बारे में संपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, अगर आपसे कपास से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में दो बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप टॉपिक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सही से हल कर पाओगे। ठीक है, चलो कपास को शुरुआत करते हैं। अगर आप कपास को पहली बार पढ़े हो या आपने पढ़ लिया लेकिन आपको याद नहीं हो रहा ना, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अब दूसरी बात आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपके आज के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वो कहावत सुनी होगी ना, जब बच्चे छोटे होते थे, यानी कि बचपन में हम जब छोटे होते थे तो हमें कुछ याद नहीं होता था तो टीचर ये कहते थे कि हम तुमको खुद याद करना है, हम घोल के थोड़ी ना पिला देंगे। लेकिन यूट्यूब के ज़माना ऐसा ज़माना है ना कि टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चे को घोल के पिला ही देते हैं। तो आज आपको घोल के पीना है, बस हम मेरी बातों को ध्यान से आपको सुनना है। आप कोई काम कर रहे हो तो बैठ जाओ, कुर्सी पे, मेज पे, कुछ भी कहीं पे बैठ जाओ। आपको सिर्फ घोल के पीना है जो मैं बातें बोल रही हूँ। ठीक है, आपको आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, कपास के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कपास की एक कहावत है कि कपास एक राजा है। अब राजा का मतलब ही होता है कि अपने ग्रुप का सबसे बड़ा हो, यानी कि सबसे सब उससे जाने। जैसे आपके घर में कोई जब गार्जियन होता है तो उसे सब जानते हैं, यानी कि उसी पे निर्भर होते हैं, सब उसको पहचानते हैं, जानते हैं। जैसे मोदी जी हो गए तो सब उसको जानते हैं ना, बाकी और नीचे ऊपर जो दाएं बाएं काम करते हैं उसे कोई नहीं जानता है ना। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब कोई राजा होता है तो उसे सब जानते हैं। ठीक है, तो जब राजा है कपास, तो जब राजा है तो इसीलिए तो ये सार्वभौमिक हुआ ना, यानी कि पूरे विश्व में इसे जाना जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में जब जाना जाता है तो इसकी उपयोगिता भी अच्छी होगी, तभी तो सब विश्व के लोग जानते हैं। तो इसकी उपयोगिता ये है कि ये जो कपास आपका है सस्ता भी है, मजबूत भी है, टिकाऊपन भी है। ठीक है, और आसानी से धुल भी जाता है। देखो, जब कपड़ा गंदा हो जाता है, अगर सफेद कपड़ा सूती वाला कपड़ा है तो जब गंदा हो जाता है तो आप क्या करते हो, आला डाल देते हो, जल्दी से आपका साफ हो जाता है। यानी कि हल्का आप क्षारीय डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके जो भी तेल लगा है, ग्रीस लगा है, आप डाल करके उसको साफ कर लेते हो। तो आपका आसानी भी तो हो गया कपड़ा साफ करने में। रेशम का कपड़ा हो गया या फिर और जूट का कपड़ा हो गया, जूट का तो कपड़ा बनता नहीं है, रेशम का हो गया, इसके अलावा नायलॉन हो गया, कुछ भी कपड़ा हो गया अगर, तो वो सब जो कपड़े होते हैं अगर आप आला डाल दोगे ना तो वो रंग खराब कर देगा, यानी कि रंग उसका बेरंग हो जाएगा। कोई भी कपड़ा है अगर उसका रंग बेरंग हो गया या रंग खत्म हो गया है तो कपड़ा पहनने का मन नहीं करेगा। लेकिन सूती कपड़ा की पहचान ये होती है कि सफेद होता है। अब सफेद कपड़े पे आप क्षारीय लगाओ, आला लगाओ, कुछ भी लगाओ तो उसमें कोई रंग ही नहीं होता, रंग उतरेगा कैसे? तो इसलिए आपका आसानी कपड़ा धुलने भी है, मजबूत भी है। लेकिन हाँ, इसकी एक बुराई भी है कि ये क्या होता है, सुंदरता कम होती है। क्यों सुंदरता कम होती है? क्योंकि इस पे जो जितने सारे रेशे होते हैं, जैसे आपका रेशम हो गया, लिनन हो गया, ठीक है, जो आपके रेशे होते हैं इनमें जो परिचर्या होती है ज्यादा होती है। लेकिन जो कपास का रेशा होता है, कपास के कपड़े पे थोड़ी कम परिचर्या होती है, इसलिए इसकी सुंदरता कम होती है। ठीक है, अगर आपका कपड़ा साफ करना है तो आप हल्का क्या करो, क्षारीय डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इससे बने जो कपड़े होते हैं निगेटिव कोई प्रभाव नहीं देता है। अब हम बात करते हैं आगे। और जो आपका कपास होता है ना, ये कीमत के नजरिए से भी क्या होता है, सस्ता होता है। अब जब सस्ता होगा तो इसका मतलब ये होता है कि क्या हो, ये सार्वभौमिक है, यानी कि पूरे विश्व में इसका अब भाई कोई भी चीज जब हमें सस्ती मिल रही तो हम महंगे चीज को क्यों खरीदें? ठीक है, जब हमें सस्ती मिल रही तो हम पैसा क्यों बेस्ट फालतू खर्चा करें? ठीक है, साथ ही साथ सस्ता भी है, साथ ही साथ महंगा भी नहीं है, और इसके अलावा जल्दी धुल भी जाता है, टिकाऊपन भी होता है, मजबूती होता है। जब इतने सारे क्वालिटी होते तो क्यों ना हम इसे राजा कहें। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बात करते हैं कि कपास के बारे में अभी तक हमने जो लेक्चर दिया है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो लिखा है वो हम बताते हैं, आपसे यहाँ पे ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान से ज्यादा सुनना है। जो जो मैं टॉपिक लिखी हूँ हूबहू वैसे आप लिख लेना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिखना। लेकिन पहले मेरी बातों को सुन लो। जो PDF है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप जाकर के लिख लेना। लेकिन अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे सिर्फ आपको याद करना और कुछ भी नहीं करना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा ना इससे कम करना है। ठीक है, अगर आप किताब से पढ़ते हो तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, कम से कम 6 पेज 7 पेज, तो 7 पेज आज 8 पेज में कोई चीज़ आप याद नहीं कर सकते हो। लेकिन हम 2 ही 3 पे आपको पेज में, यानी कि हम कुछ ही देर में आपको यहाँ पे समझा के पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है
कि व्हाइट गोल्ड। जो आपका कपास होता है ना, उसे कहा जाता है सफेद सोना। और सफेद सोना क्यों कहा जाता है? देखिए इसका कलर पहले देखिए, ये कैसा कलर है, ये सफेद कलर है ना, तो सफेद कलर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी कि सफेद सोना कहा जाता है। अब एग्जाम में चाहे आपसे सफेद सोना पूछा जाए या व्हाइट गोल्ड पूछा जाए, बात एक ही है आप, ठीक है। उसके बाद में लिखा है वस्वापी रेशा, यानी कि हमने शुरू में ही बताया था कि कपास की एक कहावत क्या होती है कि यह अपने ग्रुप का राजा होता है, ठीक है। यह कपास क्या होता है? एक राजा होता है। तो राजे को क्या मतलब क्या होता है? यानी कि पूरे विश्व में हो, पूरी दुनिया में फैला हो, यानी कि विश्वव्यापी हो, तभी तो वो राजा कहलाएगा। तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया कि विश्वव्यापी, यानी कि सारे दुनिया के लोग इस कपड़े का चुनाव करते हैं, सूती कपड़े का पहनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विश्वव्यापी रेशा पड़ गया। आगे देखिए लिखा है यूनिवर्सल फाइबर। अब विश्वव्यापी रेशा को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है। अब चाहे हिंदी में कहो चाहे इंग्लिश में कहो, बात ही एक ही है। लिखा है किंग ऑफ फाइबर। वही बात है कि कपास क्या होता है? अपने रेशे, जो भी रेशे होते हैं आपके नेचुरल हो चाहे वो कृत्रिम जगत के हो, सब रेशों में क्या होता है? ये राजा कहलाता है। और हम रानी की बात करें तो रानी आप किसे कहेंगे? रेशम कहेंगे। यानी कि कपास क्या होता है? राजा होता है। और रानी कौन होती है? रेशम होती है। किंग ऑफ फाइबर कौन होता है? यानी कि कपास, जो सब रेशों का राजा कौन होता है? आपको बताना है, कपास होता है। चलिए बात करते हैं अब आगे। इतना आप ऐसे हुबहू आप अपने कॉपी में लिख लेना जैसे हमने लिखा है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे, जो आपका कपास है, ठीक है। अब देखिए ये कपास लिखा है, आगे लिखा है कॉटन। कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉटन कहा जाता है, यानी कि COTTON कॉटन। तो कॉटन क्या होता है? आपका कपास क्या होता है? ये प्राकृतिक रेशा होता है। यानी कि प्राकृतिक रेशे, जब आप रेशे का वर्गीकरण हम थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको, अगर पीछे वाला क्लास आप नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि कपास कैसा रेशा होता है, किसमें काउंटिंग होता है, ठीक है। तो कपास जो आपका होता है, जब रेशे का वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है लंबाई के आधार पे, दूसरा होता है स्रोत के आधार पे। जब हम लंबाई की बात करते हैं तो एक आता है फिलामेंट और दूसरा होता है स्टेपल होता है। फिलामेंट वैसे रेशे को कहेंगे जो लंबा होता है, यानी कि जो बड़ा होता है, यानी कि जो मानव के हाथ में है, कृत्रिम जगत के जो रेशे होते हैं वो होते हैं फिलामेंट होते हैं। और एक दूसरा होता है स्टेपल रेशा होता है। स्टेपल रेशे को क्या कहेंगे आप? छोटे रेशा होता है, यानी कि जो प्राकृतिक जगत का रेशा होता है वो स्टेपल होता है, ठीक है। चलिए अब जब हम स्रोत के आधार पे हम जब वर्गीकरण करते हैं रेशों का, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। जब हम प्राकृतिक की बंटवारा करते हैं तो उसमें भी आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो कहा जाता है वनस्पतिक, दूसरा कहा जाता है प्राणिज और तीसरा कहा जाता है खनिज। तो जो आपका कपास है ना, ये कैसा रेशा है? ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। वो भी कैसा रेशा होता है? सेल्यूलोज जगत का रेशा होता है। सेल्यूलोज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है बीज, दूसरा होता है तना, तीसरा होता है पत्ती। यानी कि पेड़ के 4 भाग होते हैं ना, एक तो जड़ होता है, एक तो तना होता है, एक तो पत्ती होता है, एक बीज होता है। बीज से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो जड़ से आपके कोई रेशे नहीं बनते हैं, पेड़ से सिर्फ कौन सा रेशा बनता है? बीज से बनता है, तने से बनता है और पत्ती से बनता है। जो आपका कपास है वो कैसा रेशा होता है? आपको बताना है, ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। यानी कि अगर पेड़ लगा है तो पेड़ के पत्ती से ना होकर के, तने से ना होकर के, जो बीज लगता है वहां से आपको रेशा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गए हो कि कपास हमें कहाँ से प्राप्त, यानी कि जब हम कपास की खेती करते हैं तो हमें यह पता चल गया है कि ना तो जड़ से निकलता है उसका रेशा, ना ही तने से निकलता है, ना ही पत्ते से निकलता है, बल्कि कहाँ से निकलता है? हमें रेशा हमें मिलता है बीज से मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात पता चल गया हो कि कपास कैसा होता है। प्राकृतिक रेशा होता है, वनस्पतिक यानी कि सेलुलोजिक रेशा होता है, वो भी बीज से प्राप्त होता है। तो जो आपका कपास है, जिसे इंग्लिश में कहा गया है कॉटन, ये जो कॉटन शब्द होता है, अंग्रेजी का जो कॉटन शब्द है, ये जो अरबिक भाषा होता है वो क्यूटम से बना होता है। यानी कि हम क्यूटम के यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं QUTUM। जो आपका कॉटन शब्द है ये अरबिक भाषा के क्यूटम से बना होता है, ठीक है। तो आपका जो ये कपास का रेशा है ये अभी नहीं आया है, यानी कि आधुनिक रेशा है, ये बहुत सालों से आपका ये रेशा है। यानी कि हमने क्या बताया, ये विश्वव्यापी रेशा है, यानी कि सार्वभौमिक रेशा है, पूरी दुनिया के इस्तेमाल करते हैं। तो जब पूरे दुनिया के इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आज का रेशा नहीं है, बल्कि ये कैसा रेशा है आपको बताना। 500 साल पहले इस रेशे का निर्माण, यानी कि 500 साल पहले इस रेशे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें आपको पता चल गई कि कॉटन अरबिक भाषा से बना हो, तो यहाँ पे क्यूटम लिख देना, CUCO, ठीक है। यहाँ पे CUTUM कॉटन लिख देना, ठीक है। कॉटन अरबिक भाषा से बना होता है, ठीक है, जो 500 वर्ष पहले रेशे का प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पे, जो आपका कपास का पेड़ होता है ना, कपास की खेती की जाती है, यानी कि ये अपने आप से नहीं निकल जाता है। जो भी प्राकृतिक चीजें होंगी, यानी कि प्राकृतिक रेशा है, उसकी या तो खेती की जाती है, या तो कुछ दूसरे यानी कि खुदाई की जाती है, या तो फिर जानवर से निकाला जाता है। तो जो आपका कपास का रेशा होता है उसकी खेती की जाती है। तो खेती जब की जाती है तो जो उसकी पेड़ की लंबाई होती है
है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो आपको क्या बताना है, जो पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 3 से लेकर के 5 फीट होती है। हमने यहाँ पे बीज का साइज नहीं बताना है कि हमने क्या बताया कि कपास बीज से निकलता है, तो यहाँ पे हमने बीज का साइज नहीं बताया बल्कि हमने पेड़ का साइज बताया है, यानी कि पेड़ का साइज कितना होता है, 3 से लेकर के 5 फीट होता है। अब बात करते हैं, जब आपका पौधे की लंबाई पता चल गया, अब हम ये भी तो सोचते हैं कि जब कपास की खेती करते हैं तो हम कितने दिन तक उसकी खेती करें, यानी कि कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो जब कपास को लगाया जाता है, जिस दिन से आपने कपास को लगाया है उसके 1 साल तक कपास का चक्र होता है, यानी कि कपास के आज आपने बैठा दिया, कपास को बीज लगाया है, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप कपास की खेती कर लेना। अगर हम दिन की बात करें तो आपको बताना है 200 दिन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड में क्या क्या पता चला, आपको ये पता चला कि कपास को किस किस नामों से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, विश्वव्यापी रेशा जाना जाता है, यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसे किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। जो आपका कॉटन शब्द है ये क्यूटम से अरबिक भाषा से मिलकर के बना होता है। और आपका जो कपास का रेशा है ये आज अभी नहीं आया है, अभी प्रचलन में नहीं है, बल्कि बहुत साल पहले, अगर मैं बताऊं कितने साल पहले, तो आपको बताना है 500 साल पहले इस रेशे का प्रयोग में लाया जाता था। अगर मैं पेड़ की लंबाई बताऊं, पेड़ का फीट बताऊं, तो कितना बताओगे आप, 3 से लेकर के 5 फीट होती है। और फसल चक्र कितने तैयार में होता है, दिन में बताना है। अगर मैं दिन की बात करूं तो 200 दिन, अगर मैं साल की बात करूं, वर्ष की बात करूं, तो 1 साल का समय लगता है। अब हम बात करते हैं आगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने क्या बताया था कि कपास क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है। तो प्राकृतिक रेशा यानी कि आप उससे खेती करेंगे, ठीक है। यानी कि वनस्पतिक रेशा हमने बताया ना, कपास कैसा रेशा होता है, वनस्पतिक सेलुलोजिक जगत का रेशा होता है। तो यानी कि हम उसको खेती करेंगे तभी तो हमें प्राप्त होगा। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि कपास कहाँ कहाँ के खेती की जाती है, ठीक है। आपको देश पता चल होना चाहिए, राज्य पता होना चाहिए कि कहाँ पे खेती की जाती है। आप जहाँ पे हो, क्या आप यहाँ पे आपकी खेती होती है, अगर होती है तो आपको बताना है कि आप कहाँ से रहने वाले हो। फिर यहाँ पे देखते हैं कपास का जो जन्मदाता, यानी कि सबसे ज्यादा जो मतलब जहाँ पे पैदावारी होती थी, जन्मदाता देश जो कहलाता है वो हमारा भारत है, ठीक है। हम भारत देश में रहते हैं तो हमारा कपास के जो जन्मदाता देश हमारा भारत हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जहाँ पे पैदावारी होती है आपको बताना है अमेरिका में, चीन में, भारत में, मिस्र में, सबसे ज्यादा इन 4 देशों में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर आपको बताना है कि कपास आपके भारत में कहाँ कहाँ पे खेती की जाती है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम यहाँ पे राज्य में बिलोंग करते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आप बताओ, मध्य प्रदेश में रहते हो तो बताओ कि क्या आपके राज्य में कपास की खेती की जाती है, या फिर तेलंगाना में। यानी कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। अगर जो बच्चे इस राज्य में रहते हैं तो वो बताएं क्या कपास यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है जलवायु, यानी कि जो आपको पता चल गया कि कपास हमारा कहाँ कहाँ का जन्मदाता देश होता है और कहाँ पे ज्यादा पैदावारी हो। अगर हम भारत की बात करूँ तो कहाँ पे प्राप्त होता है कपास की खेती। लेकिन कपास ये भी तो पता होना चाहिए कि कपास किस मौसम में बैठाओगे या फिर कैसे लगाओगे, या फिर उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसा उसका परिवर्तन होना चाहिए, ये भी तो जानना पड़ेगा। जैसे आप गेहूं लगाते हो, धान लगाते हो, तो आपको पता है गेहूं को आप गर्मी के मौसम में नहीं लगाते हो ना, धान को आप ठंडी के मौसम में नहीं लगाते हो ना। आपको पता है कि कौन से मौसम में क्या तैयारी होगी। अगर आप उल्टा सीधा कर दोगे तो आपका खराब हो जाएगा फसल। तो ऐसे ही कपास को याद करना है कि कपास कब बैठाया जाता है, कब लगाया जाता है, आपको बताना है। जलवायु की मौसम की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जहाँ पे जलवायु होती है वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। भूमि कैसे होनी चाहिए, क्षारयुक्त होनी चाहिए, साथ ही साथ जो मिट्टी होनी चाहिए काली मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कपास की खेती होती है काली मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। क्यों मतलब ज्यादा होती है, इसलिए क्योंकि कपास की खेती जब करोगे तो उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जब आपका कपास का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब उसके बाद में थोड़ा कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब आप बीज को लगाते हो उसके कुछ दिन तक के कपास में खेती में पानी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए काली मिट्टी का चुनाव करते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में पानी की अवशोषक क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कपास की खेती की जाती है तो कहाँ पे की जाती है, यानी कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का आपका कपास तैयार होता है। तो आपको बताना है कि मेक्सिको और यूएसए में कपास की जो खेती की जाती है बेस्ट क्वालिटी वाली होती है, उत्तम क्वालिटी की वाली होती है। उस कपास के रेशे को कहा जाता है अपलैंड कॉटन कहा जाता है, जो उत्तम श्रेणी का होता है। यानी कि ये अपलैंड कॉटन कोई भयानक नाम नहीं है, बल्कि जो हम कपास कहते नहीं है उस कपास को यहाँ पे मेक्सिको और यूएसए
में उसे अपलैंड कॉटन कहा जाता है। बस यही बात है, हर जगह पे अलग अलग बात होती है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे चावल और दाल को कहते हैं भात और दाल कहते हैं, लेकिन जहाँ पे आप रहते हो तो पता नहीं वहाँ पे कुछ और कहा जाता है। तो ऐसे ही हर जगह की जो बात चीज होती है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो मेक्सिको और यूएसए है, वहाँ पे कपास को अपलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है, जो एकदम उत्तम क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की कपास को पैदावारी करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे पता चल गया कि कपास की खेती कहाँ की जाती। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पहला कारखाना, यानी कि जो कपास जो सूती मिल होता है उसका जो पहला कारखाना होता है कोलकाता में खोला गया। कब खोला गया आपको बताना है, 1818 में खोला गया। जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है हूबहू वैसे आपको याद कर लेना है, हूबहू वैसे आप लिख लेना। देखो जैसे आपको याद नहीं होता है ना, तो आप ये से याद ना करो, रट्टू तोता ना करो, बल्कि ये करो ना कि आप जैसे मैं पढ़ाती नहीं वैसे आप उसको उस लाइन को 2-3 बार पढ़ाओ। ऐसे मतलब तुम ऐसा बिहेव करो कि जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को याद नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे टीचर भी ऐसे कहते कि तुम क्या करो, या तो आपस मतलब कोई सामने आपके बैठा जो आपकी बातों को सुनने वाला है, बातों को समझ उनसे बात करो, या फिर उनको बताओ कि हाँ कपास के बारे में ये चीजें होती तो आपको याद हो जाएगा। या फिर ऐसा करो कि समझो कि आपके सामने कोई बैठा है और कपास के बारे में आप बताओ, जैसे कि आप अपने बारे में बताना हो तो आप बताओगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, मैं इसे ये पसंद। ऐसे ही आप कपास के बारे में देख कर ही बताओ, लेकिन हाँ बताओ, चाहे आप शीशे के सामने, ठीक है, चाहे अपने मन में बताओ, लेकिन बताओ, ऐसे में आपका याद हो जाएगा। या फिर आप सोने के वक्त क्या करो, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको लेट करके अपने आँख को बंद करके, ठीक है, आँख को बंद करके जो आपने पढ़ा है, जहाँ जहाँ पेज में आपने पढ़ा है वैसे हूबहू आपको याद कर लेना। फिर आपके माइंड में वो चीजें घुस जाएगी, कभी भी आप उस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है क्योंकि हमने ऐसे याद किया है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे आपको कपास की खेती के बारे में, जलवायु के बारे में, पहला कारखाना के बारे में पता चल गया। अब आगे बात करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब कपास की खेती की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी, मिट्टी के बारे में और जलवायु के बारे में आपने जान लिया, लेकिन पौधों का विकास कैसे होता है, ये कोय क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो कोय होता है वही आप बार बार सुनने वाले हो इस वाले चैप्टर में कि कोय क्या होता है। देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि कपास की खेती कैसे की जाती है, आपको बताना, तो आपको बताना है जब हम भूमि का चयन करेंगे तो भूमि कैसा होना चाहिए, आपको बताना है जो मिट्टी होनी चाहिए वो काली मिट्टी होनी चाहिए। हमने अभी आगे आपको बताया कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ऐसी होनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि जो आपकी कपास होती है उसमें जब आप कपास के बीज को लगाते हो तो उसकी पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए आप काली मिट्टी का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी होनी चाहिए वो क्षारीय वाली हो, जितना क्षारीय आपकी मिट्टी होगी उतना ही बेस्ट क्वालिटी का आपका कपास तैयार होगी, ठीक है। यानी कि अगर कपास को अच्छी क्वालिटी में पैदावारी करनी है तो आपको काली मिट्टी के साथ साथ क्षारीय वाली मिट्टी होनी चाहिए। और जलवायु कैसी होनी चाहिए, हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय वाली जलवायु होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मिट्टी होनी चाहिए काली के साथ साथ थोड़े आपके रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको भूमि और जलवायु की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको भूमि का चयन कर लिया आपने, जलवायु भी आपने देख लिया, काली मिट्टी आपने देख लिया, उष्णकटिबंधीय देख लिया। अब हम बात करते हैं कि बीज को कैसे लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, आप धान लगाते हो, गेहूं लगाते हो, आलू लगाते हो, भिंडी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो हर जो चीज होती है अलग अलग प्रोसेस करते हो। जैसे धान को लगाते हो तो धान को ऐसे हाथ में लेकर के छींटते हो, गेहूं को लगाते हो तो गेहूं को लेकर के छींटते हो, ऐसे एक एक दाना थोड़ी लगाते हो कतार में। आलू को लगाते हो तो आलू को आप छींट के नहीं लगाते हो बल्कि एक कतार में लगाते हो। मूली को जब लगाते हो तो एक एक दाने को, एक एक बीज को क्या करते हो, एक कतार में लगाते हो। तो हर जो बीज होती है उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही जब कपास की हम बात करते हैं तो कपास को आप हाथ में लेकर के छींट कर नहीं लगाओगे, बल्कि क्या करोगे, आप एक एक कतार में क्या करो, कपास को लगाओगे। ऐसा लगाने से इसकी फायदा ये होती है कि जो भी घास होंगे वो आसानी से आप साफ हो। देखो आपने ऐसे सही से लगाया है आपने कपास के बीज, तो जो अगल बगल का घास होगा आप आसानी से साफ कर लोगे। लेकिन जब आपने इधर घोच मोच के जब आपने लगाया है, छींटा है, तो आप घास अगर साफ करोगे तो साथ साथ आपका फसल भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ये होता है तरीका कि जो भी बीज लगाते हो जिसमें ज्यादा घास लगने की आवश्यकता होती है या फिर वो अच्छी क्वालिटी वाला यानी कि कम पैदावारी करता है, तो आप उसकी कतार में लगाओ ताकि जो घास हो, खरपतवार हो, आसानी से साफ कर लो, ठीक है।
तो आपकी बात तो यहाँ पे हो गई कि बीज आपने कैसे लगाया, आपने छींट करके ना करके आपने कतार में लगाया। अब हमने क्या किया, बीज को लगा दिया खेत में। अब हम कपास को क्या करते हैं, बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि अब हमारा काम था बीज बोने के लिए, मिट्टी का चयन करने के लिए और जलवायु को देखने के लिए। बस अब काम क्या है, कपास को अपने आप से बढ़ने के लिए। जब आपका कपास बढ़ता है, जिस दिन से आपने बीज को लगाया है, उसके 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद क्या होता है, जो आपने बीज लगाया है वो पौधा अंकुरित होने लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो कपास का पेड़ होता है बढ़ने लगता है। 5 से लेकर के 7 इंच का जब पौधा हो जाता है तो उसमें उसकी गुड़ाई की जाती है। देखो, जब लहसुन को लगाते हो, जब आपका बड़ा हो जाता है तो उसकी गुड़ाई करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि जो उसकी मिट्टी होती है थोड़ा आप उठा दोगे, थोड़े ऐसे मतलब गुड़ाई कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा फुलफुला हो जाएगा, ताकि वो बढ़ने में थोड़ा उसकी आसानी होगी। तो ऐसे ही कपास होता है, जब आपका 5 से लेकर के 7 इंच का हो जाता है तो पौधे में, यानी कि पौधे के अगल बगल में जो भी खरपतवार होते हैं उसको साफ कर लेते हैं। अब छोटा जब कोई भी पौधा होता है तो उसको साफ क्यों नहीं करते, यानी कि गुड़ाई क्यों नहीं करते, उसके खरपतवार क्यों नहीं करते, क्योंकि घास के साथ साथ आपका बीज भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब पौधा आपका कपास का पौधा 5 से लेकर के 7 इंच का हो जाता है, तब क्या करते हैं, कोई भी कर्मचारी कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो यांत्रिक तरीके से करे चाहे वो हाथ से करे, उस क्या करता है, घास को साफ कर लेता है। अब क्या हो गया, आपका घास साफ हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है, कुछ सप्ताह के बाद जो आपकी पौधा होता है वो कलियां लेने लगती है। ठीक है, यानी कि जो आपका पौधा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जब आपका पौधा है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो उसमें कलियां खिलेंगे। कलियां के बाद में जब आपका पौधा जो होता है 3 से लेकर के 4 सप्ताह के बाद में जो कलियां होती है ना, उस कलियां में सफेद रंग के फूल खिल जाते हैं। क्रीम कलर के होंगे, सफेद कलर के होंगे। तो जो आपका सफेद कलर का फूल होता है, वही फूल जैसे जैसे बढ़ता है, पहले वो गुलाबी होगा, फिर लाल होगा, फिर बैगनी रंग का होगा, यानी कि 3-4 कलर के आपके जो फूल का रंग होता है वो परिवर्तन होता है। लेकिन लास्ट में कैसा होता है, बैगनी रंग का कलर का फूल हो जाता है। ठीक है, तब उसके बाद में जो आपका फूल बैगनी कलर का हो गया है, तो कुछ दिन के बाद जो पेड़ है, पेड़ पे जो पत्तियां लगी होती हैं वो गिरने लगती हैं, और जो बीज होता है, यानी कि जो यहाँ पे आपका जो फूल था, फूल गुलाबी हो गया था, गुलाबी से आपका लाल हो गया था, लाल से बैगनी हो गया था, तो वही जो फूल होता है वो बीज में बन जाता है, यानी कि सीड पोड्स जिसे कहा जाता है, हिंदी में जिसे कोय कहा जाता है। कोय को आपको याद रखे रहना, क्योंकि कोय से आपसे बहुत पूछा जाएगा पीछे क्वेश्चन में। तो कोय को याद रखे रहना कि जो बीज होता है, जब यहाँ पे जो बना हुआ, यहाँ पे फोटो लगा देंगे, आप फोटो को देख लेना कि कोय किसे कहा जाता है। तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, और सिर्फ कौन बचती है आपको बताना है, सिर्फ कौन बचता है, बीज ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका कपास होता है, कपास के जो तंतु होते हैं बीज के अंदर, यानी कि जो बीज आपका होता है, ठीक है, जो आपका बीज होता है उसके अंदर क्या होता है, कपास अपना वृद्धि करता है, यानी कि उसके अंदर कपास अपना बढ़ना शुरुआत कर देता है। उसके बाद में जो आपका कपास का जो बीज होता है धीरे धीरे कॉटन बाल में परिवर्तित हो जाए, यानी कि कैसे बन जाता है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो कॉटन बाल होता है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इसी समय में जो भी आपके पेड़ में कीटाणु लग गए हैं, तो आप क्या करो, उसको खत्म करने के लिए आप कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर लो, चाहे ट्रैक्टर से करो, चाहे हाथ से करो, किसी भी तरीके से उस पेड़ में जो भी कीटाणु लगे हैं उस अवस्था में आप साफ कर लो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका जो पोट्स होगा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब लगभग 3 से लेकर के 6 फीट का आपका पौधा हो जाता है, तो जो कपास होता है, कपास के ऊपर यानी कि जो ढोड़ होती हैं उसके ऊपर हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो वो जो पूरी विकसित होकर के फट जाएंगी, यानी कि जो यहाँ पे हम फोटो फिर से लगा देंगे, आप फोटो के देख लेना कि जो आपकी पोट्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी पोट्स होती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होकर के फट जाएंगी। तो फट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सफेद जो तंतु होता है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो बीज है अगर वो बीज फट जाए तो उसके अंदर का सामान दिखेगा ना, तो बीज जब फट जाएगा तो सफेद तंतु का जो होता है वह बाहर निकल जाएगा। तो हमें यह दर्शाता है जो पेड़ कि आपका जो फसल हो गया है वह तैयार हो गया है, अब चुनने की देरी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो आपका कपास कैसे कैसे तैयार हो, तो कपास की वृद्धि में आपने जाना 3 से लेकर के 6 फीट का आपका पौधा होता है। इसी समय में आपका जो कपास होता है, कपास की जो बीज होती है, जो ढोड़ होती है वो फट जाती है, और वह हमें दर्शाता है पेड़ की आपकी जो कपास हो वो आपकी तैयार होगी, अब उसे जाकर के चुन लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे नंबर पे। अब क्या लिखा है, कोय को एकत्र करना, यानी कि जो आपका सीड्स था उसे क्या कहा जाता है, सीड पोड्स, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, कोय कहा जाता है।
तो जो कपास के फूल होते हैं जब झड़ जाएं उस कोए को पोर्स को निकल आते हैं, तो ये कोए पकते ही फटने लगते हैं। तब उन्हें आप क्या करो, हाथ से तोड़ लो, हाथ से इकट्ठा कर लो। उसके बाद में समय अगर आपने इसको नहीं तोड़ा है, यानी कि आपने पृथक नहीं किया है, तो अपने आप से वो जमीन पर गिर जाएंगे। और जमीन पर जब गिर जाएंगे तो भाई जब जमीन पर गिरेंगे तो मिट्टी तो रहती है, तो वहाँ पे जा करके क्या हो जाएगी, अशुद्धियाँ गंदगी लग जाएगी। तो आपने यहाँ पे एकत्रित करना समझ लिया कि कैसे आप एकत्रित करोगे। एकत्रित में कोई समझने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में आपने कोए को एकत्र कर लिया है, तो आप फिर कोए को इकट्ठा कर लो, ठीक है। जो कोए आपका है उसको इकट्ठा कर लो, जो आपको जहाँ पे भेजना है वहीं पे जाकर के भेज दो, चाहे थैले में भर के भर दो, ठीक है, थैले में रख दो। आप अपना थैले में भर करके जहाँ पे आपको कीड़े मकोड़े न लगे, धूल न लगे, वहाँ पे ले जाकर के रख के आपको जहाँ पे रखना है, जहाँ पे देना है, जिस फैक्ट्री में जाकर के दे दो। तो ये तो हुई कपास की खेती की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि कपास की जब आपने देखो आपने अब भेज दिया फैक्ट्री में, तो अब फैक्ट्री में जब जाएगा तो दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरी प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन भर भर के देखिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बस यही से ज्यादा पूछा जाता है। जब प्रोसेस पूछा जाता है तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है, भर भर के, जो है चाहे टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी में थोड़ा कम पूछा जाता है, टफ वाला, लेकिन यूजीसी नेट वर्क का एग्जाम होता है तो यहाँ से भर भर के पूछा जाता है। देखिए प्रोसेस बहुत पूछा जाता है, लेकिन वो भी अंग्रेजी में पूछा जाता है। आपको हिंदी में भी ध्यान देना है, आपको अंग्रेजी में भी ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो पहले आपने भूमि का चयन किया, फिर जलवायु देखा, फिर आपने खेत में जाकर के बीज बोया, फिर पौधे को अपने आप से बढ़ने दिया, पौधा आपका तैयार हो गया। तो जो कॉटन बाल था उसे आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर आपने फैक्ट्री में जहाँ पे आपको भेजना था आपने भेज दिया। तो बात तो खेती तक हुई। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया की, यानी कि कैसे अब आपका कॉटन बॉल, कैसे अब आपका धागा बनेगा। अब आपको यहाँ पे ये समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बिनोले निकालना और गांठ बांधना। अभी बिनोले क्या होता है, देखो जो कपास होता है, कपास के जो कॉटन बॉल होता है, उसमें जो आपका कॉटन बाल होता है उसमें 2 से 3 भाग तो सिर्फ आपके बीज होता है, बाकी जो 1 से लेकर के 4 भाग सिर्फ आपका तंतु होता है, ठीक है। यानी कि एक अगर कॉटन बाल है तो उसमें 2 से लेकर के 3 भाग सिर्फ बीज का होता है और 1 से लेकर के 4 भाग सिर्फ तंतु का होता है। यानी कि बीज की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा, तो उसे ही क्या आप कहेंगे, बिनोले कहेंगे। यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो आपका कॉटन बाल होता है वो उस कॉटन बाल के बीज को ही क्या कहेंगे, बिनोले कहेंगे। यानी कि कॉटन बाल के बीज को निकालना ही आपका बिनोले कहलाता है, ठीक है। तो फिर उसका बाद लिखा है गांठ बांधना, यानी कि हम बिनोले निकालने के लिए हम गांठ बांधते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या अभी आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हम आपको फिर से समझाते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको, जब हम कोए को इकट्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, गांठ बांधते हैं, गांठ बांध कर ही भेजते हैं। तो जो आपका कपास होता है, कपास के हम जो कॉटन बाल होते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में जो उसके बीज होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गांठ बांधते हैं, ताकि वो इधर उधर छितराए ना, आसानी से हम उसकी जो बीजें होती हैं, यानी कि हम जो बिनोले होती है उसको निकाल लें। उसके अलावा जो भी उसमें पत्तियां होती हैं, धूलकड़ होती हैं, क्योंकि आपने अगर तोड़ा नहीं तो हमने क्या बताया था कि वो जमीन में गिर जाएगा, जमीन में गिर जाएगा तो गंदगी लग जाएगी। तो उन सबको साफ करने के लिए पहले क्या करते हैं, गिनिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि बिनोले निकालते हैं या फिर गांठे बांधते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला वाला पता चल गया कि आपने कॉटन को क्या क्या प्रोसेस किया। पहले सबसे पहले में आपने क्या किया, सबसे पहले कपास को बांधा, कपास को इससे कॉटन बाल को इसलिए आपने गांठ बांधा ताकि आप आसानी से साफ कर लो, आसानी से उसके बीज को निकाल लो। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग, ठीक है। आपने अब गिनिंग का प्रोसेस कर लिया, यानी कि गांठ को बांध लिया। अब दूसरी बात करते हैं कपास के पॉइंट में समझो, लिखा कपास की छटाई करना, यानी कि अब आपने बिनोले बांधने के लिए क्या किया, बिनोले निकालने के लिए आपने क्या किया, गांठ बांधा, जिसे क्या बताया आपने, गिनिंग बताया। तो जो कपास का रेशा होता है उसकी छटाई करते हैं, यानी कि कौन टूटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, ठीक है, कौन गंदगी यानी कि खराब है, तो उसको अलग करते हैं, यानी कि सब रेशे की बंटवारा करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि उसमें अशुद्धियां निकाले, आपने उसका बीज निकाला, आपने उससे खरपतवार को निकाला, ये सब जब साफ किया तो उससे आपको ये पता चलता है ना, यानी कि आपने पूरा गांठ को खोला होगा तभी तो आपने उसको साफ किया होगा। तो जब आपको गांठ खोला, आपने एक सारी गंदगी को साफ किया, तो आपने जो भी रेशे होते हैं, जो भी तंतु है आपके पास कपास का, वो रेशे का बंटवारा करते हो, उसकी लंबाई की, उसकी चौड़ाई, जितना बारीक होगा उतना रेशा आपका सही होगा, जितना सफेद होगा उतना भी आपका रेशा क्या होता है, सफेद होगा। यानी कि जितना आपका जो कपास का तंतु होता है, अगर मैं गुणवत्ता बताऊं इसकी अच्छी क्वालिटी, तो अगर सफेद रंग का है, इसकी लंबाई है, इसकी बारीकी है, अगर मजबूती है, ठीक है, यानी कि जितना लंबा तंतु होगा उसकी मजबूती जितनी अच्छी
अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से कपास के रेशे की बंटवारा कर देते, यानी कि कपास की छटाई कर देते। तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसे बताना है कि सॉर्टिंग कहा जाता है। अब आपने क्या किया, बिनोने निकाल लिया, गांठ बांध दिया, उसके बाद में कपास की छटाई कर ली, लंबाई चौड़ाई गोलाई कुल सबके अनुसार। तो फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा से गांठ बांध देते हैं, यानी कि आपस में मिले ना सब, यानी कि पटवारा पता चले कि हाँ ये लंबा वाला है, छोटा वाला है या बड़ा वाला, कुछ भी, यानी कि उसके चिन्ह लगा देते हैं कि हाँ भाई ये गांठ बांधा है, ये अच्छा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, बारीक वाला है, मोटा वाला है। आप अच्छे से बंटवारा कर देते हो। उसके बाद में क्या करते हैं, गांठ खोलना, आपस में मिलाना और साफ करना, यानी कि फिर आपने गांठ बांध दिया है, आपने सिरे आपने ग्रेड दे दिया है कि ये वाला है, बी वाला है, सी वाला, मोटा वाला है, पतला वाला है। तो आप क्या करते हो, फिर गांठ को खोलते हो। तो गांठ खोलने के बाद क्या करते हो, आपस में मिलाते हो, फिर आपको आपस में साफ करते हो, यानी कि जो गंदगी लगी है उसकी, फिर यानी कि ए वाला है, यानी कि जो बारीक वाला है, फिर उसके साफ करते हो। जो भी गंदगी लगी है दोबारा से साफ करते हो, उसमें जो बिरोले लगे हैं या फिर उसकी पत्तियां हैं, जो भी उसमें हैं उसको साफ करते हो। तो फिर उसके बाद में इसे गांठ खोलना और आपस में मिलाने को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ओपनिंग कहा जाता है, ब्लेंडिंग कहा जाता है एंड क्लीनिंग कहा जाता है। तो इस वाली स्लाइड में आपने जाना कि पहले क्या किया जाता है, गिनिंग किया जाता है, फिर सॉर्टिंग किया जाता है, कपास की छटाई करते हो, फिर क्या करते हो कि आप बेलिंग करते हो, उसके बाद में ओपनिंग करके ब्लेंडिंग करके उसके साफ करते हो। अब आपके पास रेशा की सफाई अच्छी तरह से हो गई। अब आपने रेशे को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, तो उसके बाद में क्या करते हो, धुनाई करते हो। धुनाई करना यानी कि धुनाई और दोहरा, धुनाई और दोहराई को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉर्डिंग और डबलिंग कहा जाता है। यानी कि जो आपका रेशा है, अगर आपने रेशे को अच्छे से आपने गांठ खोल लिया, आपस में मिला लिया है, तो आप उसको क्या करते हैं, धुनाई करते हो। देखो पहले के जमाने में जब आप गद्दा का इस्तेमाल करते थे, गद्दा को इस्तेमाल तो अभी भी करते हैं, लेकिन जो रजाई का इस्तेमाल करते थे ठंडी के मौसम में, तो उसकी धुनाई करते थे। क्यों करते थे, तो क्योंकि जब 2 साल 3 साल 4 साल उसको इस्तेमाल करते थे तो उसमें गंदगी चली जाती। अब कोई रजाई को तो धुलता नहीं था, अगर धुलता था तो ऊपर की जो कपड़े होते थे उसको धुलते थे ना, उसके रुई को तो नहीं धुलते थे। तो रुई को जब 3 साल 4 साल जब बीत जाते तो उसमें बहुत सारी गंदगी निकल जाती, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए धुनाई की प्रक्रिया करते थे। तो ऐसे ही जब आपका कच्चा पदार्थ जो सूत होता है, जो रेशा कपास का होता है, उसकी धुनाई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो खरपतवार हैं, जो अशुद्धियां हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं, जो बिनोले हैं, कुछ भी अगर मतलब जो उसमें कपास के तंत्र में होना नहीं चाहे, उसका साफ करने के लिए कॉर्डिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि कॉर्डिंग करते हैं, जिस प्रक्रिया से आपकी धुनाई यानी कि इसमें साफ हो। अब वही चीज क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो खत्म हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कॉर्डिंग या फिर डबलिंग कहा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा है हिंदी में उसको इंग्लिश में हूबहू याद करना है। ये कोई अलग से भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी, जो टेक्सटाइल की भाषा होती है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी धुनाई आपने किया, उसको समांतर किया, ताकि आपकी जो रेशे हैं अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट आता है कंघी करना, यानी कि धुनाई के दौरान जब आपने कार्डिंग किया, कार्डिंग करने के बाद जब आपने समांतर किया रेशे को, तो समांतर करने के लिए क्या करते हैं, कंघी करते हैं। देखो जब आप बाल बांधते हो, तो आप जब चोटी किए रहते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपका कितना बाल झड़ा है, लेकिन जब कंघी करते हो तो उसमें बहुत सारे बाल निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं, क्योंकि उसमें वो बाल छोटे हो गए या फिर टूट गए हैं। तो वैसे ही जब कंघी करते हो, यानी कि जब कपास का रेशा जब आप कंघी करोगे, तो उसमें जो भी रेशे छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ भी, यानी कि आप यहाँ पे आपने पकड़ लिया है, और जब आप कंघी करोगे ना, तो अगर यहाँ पे छोटा है, टूटा है, कुछ भी है, तो साथ में निकल जाएगा। यानी कि वो रेशे क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे, एक लाइन से हो जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इतना बड़ा ये रेशा है। ठीक है, जो छोटे होंगे, जो भी कुछ चीजें होंगी, वो कंघी के दौरान क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्बिंग कहा जाता है। तो आपने धुनाई और आपने कॉम्बिंग को आसानी से समझ लिया। अब बात करते हैं खींचना, यानी कि जब आपने कंघी किया तो उसके बाद में क्या करते हैं, खींचना करते हैं, यानी कि क्या करेंगे आप, उसे ड्राइंग कहेंगे। यानी कि जो कपास की प्रक्रिया होती हैं, कई जो पोनियां होती हैं, उसको मिला करके उसको खींचा, यानी कि आपने जब समझो कि आपके यहाँ पे पोनी है, समझो यहाँ पे आपका रेशा है, यानी कि यहाँ पे पोनी बनी है, तो इस पोनी को पकड़ करके उसको खींचते हैं, ताकि जो भी आपके रेशे बीच में टूटे फूटे हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो आपकी अकेली पोनी या फिर कुछ भी अलग से यहाँ पे रेशा है, अलग से जो आपकी चीजें होती है खराब वाली, वो क्या हो जाए, एक समांतर में हो जाए। खींचने के लिए क्या करते हैं, एक फ्रेम को लगाते हैं। फ्रेम में क्या करते हैं, उस रेशे को आसानी से उस रोलर में आसानी से तेजी से गति करते हैं। उसके बाद में जो तंतु होता है, एक दूसरे के ऊपर लंबाई से खींचने के बाद, जिससे जो लंबाई होती है पतली हो जाती है और पोनी भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझना अपने कि खींचने के प्रोसेस में क्या किया जाता है, कि आपने तो पहले यहाँ पे देखा कंघी किया, कंघी के करने के बाद यहाँ पे पोनी पकड़ लेते हैं और यहाँ पे खींचते हैं, ताकि एक समांतर से हो जाए। चलिए बात करते हैं घूमना, यानी कि घुमाना लिखा है। घुमाने को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आपको बताना है कि रूबिंग कहा जाता है। घुमाने को क्या कहा जाता है, गोबिंग कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो बाद
बाबिन होती हैं, बाबिन में क्या करते हैं, रोबिन का फ्रेम लगाया जाता है, जहाँ पे जो पोनी होती है उसे खींचा जाता है और क्या कर जाते हैं, जो आपके रेशे होते हैं उसको ऐंठा जाता है। ठीक है, ऐंठा जाता है तो यह जो प्रक्रिया होती है तब की जाती है जब तक कपास के पेंसिल लीड को मोटाई बराबर नहीं हो जाती, यानी कि जो आपका कपास का जो रेशा होता है जब तक उसकी रोबिंग करेंगे, जब तक उसको ऐंठन करेंगे, जब तक वो आपकी मोटाई बराबर ना हो जाए। चोटी करते हो जब अपने बाल का, तो ऐसा नहीं होता है ना कि आप कहीं पे मोटा चोटी करते हो, कहीं पे पतला करते हो। एक अगर आपने कसा चोटी किया तो अपने कसा ही करते हो, अगर आपने ढील चोटी किया अपने बाल का तो ढील ही करते हो। ऐसे ही जब आपको बताना है रोबिंग वाले में, यानी कि जब आप घुमाव करते हो, आप अब अपने जो भी रेशा होता है उसको क्या करते हैं, घुमाव करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे घुमाव करते हैं। तो जो जिसकी मोटाई जैसी होती है, यानी कि जितना मोटा आपको रखना है उसी के अनुसार कर देते हो। देखिए आप जरा देखिए, अभी हमने जो पीछे लंबा चौड़ा बताया नहीं है कि जो आपकी सूत पर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वहां पे आपको धागा नहीं मिल के आता है, बल्कि धागे की सफाई, कटाई, छटाई, मोटाई, कुल सब कुछ क्या करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, यानी कि आपका धागा बन के नहीं पर होता है। देखो आप क्या पहले किया थे, पहले आपने किया था हार्वेस्टिंग किया था, यानी कि आपने जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसको इकट्ठा किया, उसके बाद में आपने क्या किया, गिनिंग किया, यानी कि जो बिनौली होती है, जो बीज होती है उसको आपने निकाला, वो क्या किया आपने, जो बीज निकाल के उसके क्या किया, गांठ बांध दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, सॉर्टिंग किया, यानी कि जो कपास की छटाई होती है, आपने छटाई में जो भी गंदगी होती है उसको आपने अलग किया। उसके बाद में आपने गंदगी को अलग करने के बाद फिर दोबारा क्या करते हो, गांठ को बांधते हो, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं बॉलिंग कहते हैं। अब चाहे आपने गांठ बांधा कुछ भी, यानी कि आपने क्या किया, गांठ को बांध करके मिल में भेज दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, यानी कि मिल में जब आपने भेज दिया है तो उसे उस गांठ को खोलेंगे, उसमें जो खोलने के बाद उसको आपस में मिलाएंगे। उसके बाद में क्या हमने बताया था कि कॉर्डिंग करेंगे, यानी कि कॉर्डिंग करने के बाद डबलिंग करेंगे, यानी कि उसकी धुनाई करेंगे, धुनाई में जो भी गंदगी निकली रही होगी उसकी अशुद्धियां क्या होती हैं, दूर हो जाएंगी। फिर हमने बताया था कि उसकी कॉम्बिंग करेंगे, यानी कि कंघी करने के बाद जो भी उसमें गंदगी लगी होंगी, जो अशुद्धियां होती हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमने बताया कि खींचेंगे, यानी कि जो आपका रेशा होता है उसकी पोनी बना लेंगे, पोनी बनाने के बाद उसको खींचेंगे ताकि जो असमांतर जो रेशे होते हैं वो बंटवारा हो जाएंगे और एक प्रोसेस में हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, रोबिंग करेंगे, यानी कि जो आपका रेशा होता है उसको पोनी बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, घुमाव करेंगे ताकि जो उसकी मोटाई होती है एक लाइन में हो जाए। तो आपको यहाँ पे ये मिल गया। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे अभी नाम लिया है ना, ये सब धागा बन के निर्माण नहीं होता, बल्कि धागा निर्माण कब होता है आपको बताना है, कताई यानी कि स्पिनिंग के द्वारा होता है। ठीक है, स्पिनिंग के द्वारा आपका धागा तैयार होता है। तो आपको क्या बताना है, रेशे से धागा बनने में कौन, यानी कि कौन प्रोसेस करना पड़ता है, आपको बताना है कि स्पिनिंग होता है। ठीक है, स्पिनिंग करने के बाद यानी कि आपको आप धागा प्राप्त हो गया है। अब आप क्या करोगे, वीविंग करोगे, यानी कि कपड़े की बुनाई करोगे। कपड़े की बुनाई कैसे की जाती है, ताना बाना से की जाती है, यानी कि ताने बाने से प्रयोग करके कपड़े की बुनाई की जाती है। अब आपको कैसे भी बुनाई करना हो आप अपने मन चाहे से कपड़े की बुनाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका बुनाई के बाद यानी कि आपका कपड़ा मिलके तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, परिसिज्जा करते हैं, यानी कि उस पर फिनिशिंग करते हैं। लेकिन हमने शुरू में आपको बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है, सब रेशों में जो आपके रेशे होते हैं ये सुंदरता थोड़ी कम होती है, क्योंकि इस पे जो फिनिशिंग होती है, आल जो रेशे होते हैं उससे थोड़ी कम होती है। लेकिन इसको भी कम ना समझो, बहुत सारे इस पे फिनिशिंग होते हैं। अब चलो बात करते हैं कि इस पे कौन कौन से फिनिशिंग होते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि जीवाणु प्रतिरोधी होता है, यानी कि जो एंटीबैक्टीरियल चीज होता है उसको दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, उस पे करते हैं जीवाणु प्रतिरोधी करते हैं। उसके बाद में आपको बताना है, यानी कि आपको समझना है कि इस पे कौन सा प्रोसेस किया जाता है, अमोनीकरण किया जाता है, यानी कि इसकी मजबूती बरकरार रहे, इस पे घसावट की प्रतिरोध, यानी कि आप जल्दी से उसको घिसोगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। चमक वो बनाने के लिए, रंग को बना, यानी कि रंग की इसकी मतलब जो क्वालिटी हो बेहतर आए, तो इस सब को इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अमोनीकरण का प्रक्रिया करते हैं। अमोनीकरण का क्या करते हैं आपको बताना, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हमने यहाँ पे फिनिशिंग लिखी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूती कपड़े पे ग्लेजिंग करते हैं या फिर एम्बॉसिंग करते हैं, ड्रिप करते हैं, यानी कि कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो अगर आपको ये सब प्रक्रिया याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो भाई, जो यहाँ पे हमने बताया है वो हमने अपने मन से नहीं बताया है, यहाँ पे जो हमने बुक में देखा है वो सब बताया है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीपली में पढ़ रहे हैं, तो डीपली में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि भाई जब आपके बुक में लिखा है तो क्यों ना पूछे, ऐसा तो है नहीं कि आपको 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो तो उसके सिलेबस अलग होंगे। ठीक है, सबके सिलेबस एक ही है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सबका सिलेबस ऐसे है। तो बस आपको याद करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसे चीजें हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए
इस पे कुटाई की प्रक्रिया, यानी कि तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कुटाई की प्रक्रिया, यानी कुटाई की प्रक्रिया में ये किया जाता है जो आपका रेशा होता है, यानी कि जो आपका कपड़ा होता है उसको चपटा प्रभाव देने के लिए। अब यहाँ पे आपको रेशा नहीं मिल के आया, अब यहाँ पे याद करना कि आपको कपड़ा मिल गया है। देखो ठीक है, आपको यहाँ पे कपड़ा मिल गया, तो कपड़े पे जो आपका कपड़ा होता है, करघे से उतरा जो कपड़ा होता है उसे कहा जाता है ग्रे गुड्स कहा जाता है, जो मटमैला कलर का होता है। ये आपके कपड़े पहनने के लायक नहीं होता है, तो उस कपड़े को पहनने के लायक करने के लिए ही क्या किया जाता है, परिचर्या किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। अगर आप चाहो कि जैसे कपड़ा करघे से उतरा वैसे मैं पहन लूं तो मुमकिन नहीं है ये बात, उस पर फिनिशिंग की जाती है। अब यहाँ पे हम फिनिशिंग समझ रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमने बताया कि उस पर चपटा प्रभाव देने के लिए उसे बीटिंग करते हैं या फिर कुटाई करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर पे, यानी कि चौथे नंबर पे प्रक्रिया की जाती है ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उसकी देखो हमने क्या बताया था कि जितना अच्छा सफेद आपका सूती कपड़ा होगा, समझो कि आपका कपड़ा क्या हो उतना बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है। इसकी पहचान ही सफेद कपड़े की पहचान यही होती है कि सफेद, यानी कि सूती कपड़े की पहचान ही होती है कि सफेद हो। तो सफेद को बरकरार रखने के लिए, सफेद को स्पष्टता देने के लिए क्या की जाता है, ब्लीचिंग की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, आपको बताना है। इसको चमक को बढ़ाने के लिए आपका जो कॉटन होता है, सूती का कपड़ा होता है, उसको चमक को बढ़ाने के लिए कैलेंडरिंग की प्रोसेस किया जाता है। अब कैलेंडरिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो आपका कोई बहुत सारी गंदगी लगी होती है। हमने क्या बताया था कि अगर आपने कोई को इकट्ठा नहीं किया हाथ से तो वो जमीन पे गिर जाएगा, तो जमीन पे जब गिर जाएगा मिट्टी काली होती है, तो अगर व्हाइट मिट्टी हो सकता है उसमें कम गंदगी लगे, लेकिन जब काली मिट्टी होती है, भाई सफेद चीज पे काली मिट्टी पड़ जाएगी, काली चीज पड़ जाएगी, तो वो अपने आप से गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी गंदगी लगी होती है, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए, उसके चमक को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उस पर परिचर्या करोगे, फिनिशिंग करोगे, वो कौन सा होगा, कैलेंडरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में छठवें नंबर पे देख लीजिए सिकुड़न अवरोधन, यानी कि जो आपके कॉटन का कपड़ा होता है उससे सिकुड़न से बचाव के लिए सिकुड़न अवरोधक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि स्क्रीन केज प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं। सातवें नंबर पे देखिए क्रेप प्रभाव, यानी कि क्रेप इफेक्ट डालते हैं। क्यों, क्योंकि सिलवट को प्रतिरोधक बनाने के लिए, यानी कि जो सतह होती है, देखो जब कपड़े को प्रेस करते हो, कॉटन का कपड़ा होता है, जब प्रेस करते हो तो उसको कितनी सुंदर से ऐसे लाइन बन जाती है, यानी कि उसकी सतह को सुंदर बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, आपको बताना है, क्रेप प्रभाव करते हैं। ये सब टॉपिक भैया लोग बहनी लोग याद कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है, याद कर लेना क्योंकि आपसे पूछा जाता है। अब देखिए 8वें नंबर, अब देखिए अगला नंबर पे है 8वां नंबर पे ड्रिप डाई, यानी कि जो आपका ड्रिप डाई फिनिशिंग होता है, प्रक्रिया होता है। ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, आपको बताना है, प्रेस ना करने के लिए की जाती है। लेकिन जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है, अगर आपने धुल दिया है, अगर हाथ से धुले हो तो हो सकता है कि आपको पहनने के लायक हो जाए, लेकिन आपने वॉशिंग मशीन में धोया है तो वो तो कपड़ा पहनने के लायक नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर ड्रिप डाई का प्रोसेस ना करें तो आप चाहे हाथ से धुलो चाहे जिससे धुलो, या आप कतई पहन ही नहीं सकते हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सिकुड़न हो जाएगा। तो प्रेस ना करने के लिए, यानी कि कौन सा प्रोसेस करते हैं, आपको बताना है, ड्रिप डाई का प्रोसेस किया जाता है। अगला देखिए लिखा इम्बोसिंग, यानी कि सजावट को बनाने के लिए क्या जाता है, इम्बोसिंग किया जाता है। 10वां नंबर पे है फायर प्रूफ, आग से बचाव के लिए फायर प्रूफ का इस्तेमाल किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। 11वां नंबर पे लिखा है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग क्यों किया जाता है, चमक को बढ़ाने के लिए फिनिशिंग का प्रोसेस किया जाता है। देखिए हमने भी आगे बताया था कि जो आपकी चमक को बढ़ाने के लिए आप किसे बताएंगे कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग चाहे कहा जाए चाहे आपको कहा जाए ग्लेजिंग, एक ही बात है, लेकिन दोनों को फिनिशिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लेजिंग कौन से कपड़े पे की जाती है, तो आपको बताना है सूती कपड़े पे। चाहे कैलेंडरिंग पूछा जाए तभी आप बताना सूती कपड़े पे। चलिए बात करते हैं 12वें नंबर, लिखा है मर्सराइजिंग, ठीक है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो मर्सराइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि इससे मजबूती बढ़ाने के लिए, रंग को बढ़ाने के लिए, तो साथ ही साथ चमक को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि इसकी फिनिशिंग की जाती है। अगला 13वां नंबर पे है, आपको बताना है कि मोयरिंग, मोयरिंग क्यों की जाती है, तो कपड़े पे लहर प्रदान करने के लिए या फिर नमूने बनाने के लिए फिनिशिंग किया जाता है। 14वां नंबर पे देखिए लिखा है नेपिंग, नेपिंग क्यों की जाती है, आवश्यकता बढ़ाने के लिए। 15वां नंबर पे है सिंगिंग, यानी कि चमक को बढ़ाने के लिए आपको बताना है कि सिंगिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे मेन होता है वही सिर्फ यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा कड़ा करने के लिए किया जाता है फिनिशिंग, धब्बा दूर करने के लिए फिनिशिंग किया जाता है, अस्थायी प्रेस के लिए किया जाता है, उसके अलावा श्रिंक राइजिंग का प्रोसेस किया जाता है, सिंजिंग का प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने मेन है वही सिर्फ लिखा है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको प्रक्रिया के बारे में पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए
इसको आप सही से याद करें ना कि पहले गिनिंग आएगा, फिर सॉर्टिंग आएगा, फिर बॉयलिंग, फिर बॉयलिंग आएगा, फिर ओपनिंग करेंगे, ब्लेंडिंग और क्लीनिंग, यानी कि ओपनिंग, ब्लेंडिंग, क्लीनिंग को एक ही लाइन में आपको लगाना है। उसके बाद में कौन आएगा कि कॉर्डिंग आएगा, फिर कॉम्बिंग आएगा, फिर ड्राइंग आएगा, फिर रोबिंग आएगा, फिर स्पिनिंग आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, वीविंग आएगा। लेकिन जो आपके वीविंग के बाद कौन सा आएगा, आपको बताना है कि फिनिशिंग आएगा। फिनिशिंग के बाद भी आपकी परिस्थितियां होती है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप कॉपी में लिखना अगर चाहते हो तो लिख लेना कि फिनिशिंग के बाद आप क्या करोगे, आप रंगाई करोगे, रंगाई के करने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंटिंग कपड़ा को करोगे। तो इस प्रकार से आपकी कपड़ा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपके कपड़ा होता है, सूती का जो रेशा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आप अब देखिए, अब हम बात करते हैं कपास के संगठन की, यानी कि जो आपका कपास का संगठन होता है कैसे निर्माण होता है। देखिए, जो कपास होता है उसकी अगर हम परमाणु आधारीभूत इकाई बताएं तो क्या बताएंगे आप बताएंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रासायनिक तत्व क्या होता है, तो उसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। तो आपको ऐसे यहाँ पे भी याद करना है कि जो कपास का संगठन होता है तो CHO होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन यह कैसे समूह के होते हैं, आपको बताना है कार्बोक्सिल समूह के होते हैं। आप याद कर लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास कैसे समूह होता है, आपको बताना है कार्बोक्सिल समूह का होता है। देखिए, अब लिखा है सेलुलोज 90% और जल 5 से 8%। हमने क्या बताते हैं कि अगर शुद्ध कपास है तो उसमें कपास की जो उसमें सेलुलोज की जो मात्रा होगी कितनी होगी, 90% होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका कपास जो होता है वो सेलुलोज जगत का रेशा होता है, यानी कि वनस्पतिक जगत का रेशा होता है, जो बीज से प्राप्त होता है, प्राकृतिक जगत का होता है। तो कपास में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, लगभग 90% होती है। और जल का कितना प्रतिशत होता है, आपको बताना है 5 से लेकर के 8 होता है। तो 100% के नजरिए से कोई चीज का आप पता करते हो ना, तो 100 में से तो 90 पता यहाँ पे चला गया, बाकी 5 और यहाँ पे 8 ही, बाकी जो 2-4 बचते हैं तो वो क्या होती हैं, बाकी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे संगठन में बस इतना ही याद करना है कि इसमें CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, जो एक कोशीय होता है। सेलुलोज की मात्रा की बात करें तो इसमें 90% होता है। अगर बात करें मतलब अलग बात करें कि कौन सा होता है चीज, तो आपको बताना है 5 से लेकर के 8 जल होता है, बाकी जो शेष बचता है पॉइंट अंक, तो वो अशुद्धियां में काउंटिंग होते हैं। ये कैसे समूह के होते हैं, आपको बताना है कि कार्बोक्सिल समूह के होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, आपसे कपास के बारे में, रंग के बारे में पूछा जाता है, तो आपको तो यहाँ पे रट गया होगा कि कपास कैसा होता है। अगर आपका शुद्ध है, अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको बताना है कि सफेद कलर का होगा। जितना बारीक आपका कपास होगा, जितना सफेद होगा, उतना बेस्ट क्वालिटी का आपका कपास होगा। तो रंग की हम बात करते हैं तो आप बताना कि सफेद कलर का होता है। कपास की क्वालिटी होती है वो आपकी ब्राउन की रंग की हो जाती है। अब बात करते हैं कि मोटाई कितनी होती है कपास, बात करते हैं कि कपास की मोटाई की बात करते हैं कि कितना कैसे मोटाई होता है। आपको बताना है कि कपास कैसी होती है, ये चपटी होती है, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, चपटी होती है, क्योंकि इस पे फिनिशिंग की जाती है चपटी वाली। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कैसे की जाती है, कौन चपटी प्रभाव देने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता, लेकिन बता देते हैं, हमने आगे भी बताया है, आपको बताना है बीटिंग की जाती है, यानी कि कुटाई की जाती है, जिससे आपका जो आपका कपास होता है उसका रेशा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, मोटाई बात करें तो चपटी होती है, घुमावदार होती है, बल खाते हुए होती है। अगर मैं बात करूं कि कपास का व्यास कितना होता है, यानी कि उसका डायमीटर कितना होता है, आपको बताना है 12 से 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, 12 से 20 कितना होता है, उसका व्यास होता है, यानी कि माइक्रोन होता है। चलिए बात करिए अगला लंबाई की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कपास के रेशे की लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी होती है। तो देखो, हमने जब पेड़ की लंबाई बताई थी तो हमने कितना बताया था, 3 से लेकर के 5 फीट होती है, या फिर 6 फीट हो सकती है। ठीक है, तो 3 से लेकर के 5 फीट होती है। लेकिन यहाँ पे जो लंबाई लिखा है ये आपके रेशे की लंबाई है। तो रेशे की लंबाई कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। तो यहाँ पे हमने इंच का नाम क्यों लिया है, क्योंकि जो आपके कपास के रेशे होते हैं वो स्टेपल होते हैं। जो स्टेपल रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अब प्रकृति में जो आप जानते हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणिज हो, चाहे खनिज हो, ये सभी रेशे कैसे होते हैं, ये आपके स्टेपल होते हैं। तो आपका कपास क्या हो, ये स्टेपल रेशा होता है, क्योंकि इसमें स्टेपल रेशे को इंच में काउंटिंग किया जाता है। तो आपको कितना बताना है, कपास की जो रेशे की लंबाई होती है 1.5 से लेकर के 2.5 इंच की होती है। मजबूती की हम बात करें तो जब गीला हो जाएगा कपास तो इसकी मजबूती 30% तक बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी जब उसे कपड़े को भिगाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि संगठन की बात करें तो CHO एक कोशीय होता है, सेलुलोज की मात्रा 90% होती है। जल की मैं बात करूँ तो आपको बताना है 5 से लेकर के 8% होती है। बाकी जो अंक बचता है वो अशुद्धियों में काउंटिंग होता है। कार्बोक्सिल समूह का होता है। रंग की बात करें तो सफेद होगा, कभी कभी ब्राउन होता है। लेकिन मोटाई की बात करूँ तो चपटी होगी, घुमावदार होगी, बल खाते हुए होगी, और कितना होगी, अगर मैं व्यास की बात करूँ तो 12 से लेकर के 20 माइक्रोन होगी। इसको आप काट लेना, चपटी की जगह कुछ नहीं होगा ये। ठीक है,
लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई में अगर पेड़ की लंबाई बताए तो आप बताना 3 से लेकर के 5 फीट होती है। लंबाई की अगर हमें रेशे की बात करूँ तो आपको बताना है 1.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। देखो हमने वहाँ पे फीट बताया था, यहाँ पे हमने इंच बताया। तो आपको रेशे से मतलब है ना, पेड़ से मतलब नहीं। तो चाहे वो फीट में जाए चाहे मीटर में जाए तो उससे तो आपको मतलब नहीं, क्योंकि आपको मतलब है कपास के तंतु से मतलब है। तो तंतु की बात करें तो 1.5 से लेकर के 2.5 होता है। तो आप यहाँ पे इंच तो बताओगे, तो अब इंच बताते हो तो स्टेपल में कहोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कपास के जो तंतु होते हैं, यहाँ पे अगर ना बताया जाता कि 2.5 होता है या 1.5 होता है, अगर 5 से लेकर के 6 फीट होता तो आप इंच नहीं कह सकते, आप स्टेपल नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं कपास की लंबाई की तंतु की बात करूँ तो 1.5 से लेकर के 2.5, तो आप इसे इंच कहेंगे, स्टेपल वाला रेशा कहेंगे। अगर मैं मजबूती की बात करूँ तो बताना है जब इसे गीला करेंगे, जब इसे भिगाएंगे तो इसके प्रतिशत कितना बढ़ेगा, 30% इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। बात करते हैं, बस आपको हूबहू ऐसे याद करना है और कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पॉइंट में लिखा है वैसे आपको याद कर लेना है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब कपास की हम विशेषता में आगे जब बढ़ते हैं तब देखिए लिखा है प्रकाश का हानिकारक प्रभाव, यानी कि जब आपके कपास के रेशे पे आप प्रकाश पड़ेगा तो आपका जो रेशा होगा वो निगेटिव प्रभाव दिखाएगा, यानी कि हानिकारक प्रभाव दिखाएगा। हम यहाँ पे जो अभी बात कर रहे हैं ये आपकी भौतिक विशेषताओं में काउंटिंग, अभी हम लोग रासायनिक विशेषताओं में काउंटिंग नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपकी जब रासायनिक हम यहाँ पे बात करते, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है प्रकाश का हानिकारक प्रभाव। तो जब आपके भौतिक विशेषताओं में जो आपके प्रकाश के हम हानिकारक देखते हैं, तब आपके रेशे पे जब प्रकाश पड़ेगा तो उस पर निगेटिव प्रभाव दिखा, यानी कि जब आपका पास का जो कपड़ा है अगर आप धूप में फैला देते हो कुछ दिन तक, 2 दिन तक 4 दिन तक, तो उसके जो रंग होगा वो खराब हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो मजबूती होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि यह रोशनी में जाएगा, प्रकाश में जाएगा तो वो आपका जल्दी खराब हो जाएगा, जितने और सब रेशे होते हैं। तो प्रकाश का कैसा प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव का। आपको चेक करना है तो आप कपड़े को धुल दो, अब 3 दिन तक के 4 दिन का आप धूप में फैला दो तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर प्रकाश का कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नमी सोखने की होने के कारण शीघ्र फफूंदी लगना 7 से लेकर के 8%, यानी कि हमने क्या बताया था कि अगर कपड़े को मजबूती बढ़ाना है तो 30 से लेकर के 30% उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो उस पर पानी सोखता है तभी तो उसकी मजबूती बढ़ती है। तो जब जितना ज्यादा पानी सोखेगा तो उस पर फफूंदी लगने की उतनी ही आवश्यकता बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी चीज़ है, चाहे वो न्यूट्रिशन चीज़ है, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ है, चाहे कपड़ा है, कुछ भी है, तो अगर उसमें नमी है ना तो वो चीज़ जल्दी खराब हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी याद करना है। देखो आपका दाल होता है या फिर आपका दाल है, चावल है या फिर सब्जी है, तो आप उसे बनाते हो तो अगर शोरबादार है तो आपका 2 दिन तक के नहीं चल पाएगा क्योंकि उसमें नमी है। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई सूखी हलवा चीज़ बनाते हो तो उसके सारे जो पानी होते हैं खत्म हो जाते हैं, तो वो जल्दी नहीं खराब होता, वो ज़्यादा दिन तक। क्यों ज़्यादा दिन? क्योंकि उसकी जो नमी है आपने उसको खत्म कर दिया। जो हलवा होता है, ठीक है, ये सब मिठाई उठाई उसकी जो नमी थी आपने खत्म कर, उसका जो बेस्ट क्वालिटी था वही सिर्फ बचा। तो दाल में क्या आपने नमी को छोड़ दिया है, उसको पानी डाला हमने। तो जिसमें जिस भी खाद्य पदार्थ में, जिस भी चीज में जितनी ज्यादा पानी होगी, जितनी ज्यादा नमी होगी, वो चीज जल्दी खराब होगा। ऐसे ही आपको कपड़े में भी याद करना है कि उसमें नमी सूखने की क्षमता होती है, इसलिए उसमें फफूंदी लग जाता है। कितना लग जाएगा, कितना? तो आपको बताना 7 से लेकर के 8% तक लगने की बहुत ज्यादा संभावना हो। चलिए देखिए, प्रत्यवस्था का पूर्ण अभाव होता है। घनत्व की बात करें तो 1.52 होता है। आगे बात करते हैं, ये सब पॉइंट ऐसे हूबहू लिख लेना, आपकी बड़ी काम की चीज है। अब हम बात करते हैं रासायनिक, यानी कि जब उसका हम रासायनिक विशेषता देखते हैं तो आपको बताना है कि अम्ल का बुरा प्रभाव, यानी कि उस रेशे पे जब आप अम्ल डालोगे, ठीक है, तो आपका प्रभाव कैसे दिखाएगा, बुरा दिखाएगा। लेकिन वहीं पे जब अल्कोहल के डालोगे, वहीं पे जब अल्कोहल डालोगे तो उस पे प्रयोग जो होगा अच्छा क्वालिटी का दिखाएगा। देखिए जब आला डालते हो आप कपड़े पे तो आपका कपड़ा खराब थोड़ी होता है, आपका कपड़ा जल थोड़ी जाता है। तो ऐसे ही याद करना है कि जब अल्कोहल आप लगाओगे तो कपड़े का कोई प्रभाव बुरा नहीं होगा, लेकिन जब अम्ल लगाओगे तो उस पर प्रभाव कैसा होगा, बुरा होगा। अब यहाँ पे बात करें, रंग को पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी का प्रयोग करते हैं। देखो जब कॉटन का कपड़ा लाते हो तो अगर रंग, यानी कि जब लाल है, पीला है, नीला है, तो अगर आपने कपड़े को ऐसे खरीद के लाए हो और आपने वैसे धुल दिया है, ठीक है, आपने चाहे वॉशिंग मशीन में डाला हो चाहे हाथ में डाला, तो आप देखते हो कलर जल्दी से उतर जाता है। जितने ज्यादा डार्क कलर होगा उतने ज्यादा उस पर कलर निकलेगा। लेकिन कोई कोई स्त्री होती है, कपड़े को जिस दिन खरीद के लाई हो उस दिन उसको पहनेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, पानी रखेंगे, पानी में नमक डालेंगे, फिटकरी डालेंगे, उसके बाद में उस पानी में कपड़े को डाल के फिर उसको फैला देंगे, सूख जाएगा। फिर जब सूख जाएगा तब उसको पहनेंगे, तो उसका जो कलर होता है ना, कभी जल्दी नहीं उतरता है। मतलब हर कोई स्त्री करता है, मैं भी ऐसी करती हूँ कि जब कपड़ा कॉटन का लाती हूँ, जब उसमें ज्यादा डार्क रहता है, जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, ठीक है,
जो कॉटन कपड़ा होता है जल्दी रंग उतर जाता है। तो कपड़े को आप गर्म पानी में नमक डाल दो, फिटकरी डाल दो और उसको मतलब कुछ ना करो, उसमें घोल में डाल करके फिर थोड़ा मतलब 2-4 मिनट के लिए उसमें ऐसे रहने दो, ताकि उसमें नमक-वमक फिटकरी जाकर कपड़े में रेशे में समा जाए। उसके बाद में निकाल करके उसको निचोड़ दो। निचोड़ने के बाद उसको फैला दो, तो वो रंग जल्दी आपका खत्म नहीं होगा, रंग आपका पक्का बना रहेगा। तो यहाँ पे वही बात लिखा है कि रंग को पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या होता है आपको ही बात करना है। यानी कि आपसे सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड की पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि जो ब्लीच का प्रयोग किया जाता है घरेलू तौर पे जो किया जाता है उसे बताना कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, घरेलू ब्लीच होते हैं। यानी कि ब्लीच का अगर प्रयोग करना है तो ये वाला प्रयोग करना, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पसीने का प्रभाव बताएं तो पसीने का प्रभाव कैसा होगा, बुरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। चलिए अब आगे बात करते हैं कपास की विशेषताओं में। जो आप कपास के अंदर की बनावट देखो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक बनावट जब देखोगे कपास का तो कैसा दिखेगा आपको बताना है। तो इसमें कितनी परत होती हैं आपको बताना है, 2 परत। तो जब ऐसे ऊन का पढ़ते हो तो इसमें कितनी परत होती है, 3 परत होती है। ऐसे ही जब आपको माइक्रोस्कोपिक बनावट में आप देखेंगे कपास को तो आपके 2 परत मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में, यानी कि समझो कि आपने कपास का रेशा लिया है और आपने माइक्रोस्कोपिक में इसको देखा है। ठीक, यानी कि आपने इसको देखा। तो जब आप इसको देखोगे ना तो इसमें 2 परत दिखेगी। जो आपका बाहरी परत होता है, या फिर बाह्य परत कहे या फिर प्राथमिक द्वार कहें, ये क्या होता है, ये क्यूटिकल कहलाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे जो अंदर की सतह होती है, या फिर अंदर की सतह कहें या फिर मध्य सतह कहें या फिर द्वितीयक सतह कहें, इसे कहा जाता है ल्यूमन कहा जाता है। यानी कि हमने सरल भाषा में हम यही बताए हैं कि आपका जो कपास का तंत्र होती है इसमें 2 परत होती हैं। पहली परत को कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक कहें या फिर पहली कहें या फिर बाह्य कहें, उसे कहेंगे क्यूटिकल। और जो अंदर की सतह होती हैं, मध्य सतह कहें या फिर बीच वाला सतह कहें या फिर द्वितीयक सतह कहें, आप बताएंगे इसे ल्यूमन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस आपको ऐसे याद करना है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें, अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहते हो तो ऐसे क्या कर लेना, ऐसे बना लेना। यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि इसे क्यूटिकल कहा जाता है, और यहाँ पे लिख लेना आप कि इसे ल्यूमन कहा जाता है। इसे प्राथमिक लिख लेना, इसे द्वितीयक लिख लेना। बस आपको कुछ नहीं याद करना है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में देखिए, अब बात करने वाले हैं कि जो आपका कपास है, कपास के रेशे को अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। शुरू-शुरू में आपने पढ़ा था कि मेक्सिको में और यूएसए में कपास को अपलैंड कॉटन कहा जाता है। ये उच्च गुणवत्ता वाला कॉटन होता है। वैसे ही अब यहाँ पे आप समझने वाले हो कि अलग-अलग देशों में कपास को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि जॉर्जिया के तट पे जो उगने वाला कपास होता है, पैदा होने वाला कपास होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? आपको बताना है, समूह द्वीप कपास कहा जाता है। यानी कि समूह द्वीप कपास को जो नाम मिला है, कहाँ से मिला है, तो जॉर्जिया के तट पे पैदा होने वाले कपास को समूह द्वीप कपास कहा जाता है। आगे लिखा है एशियाई कपास। तो जो एशियाई कपास होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, चीन में, जापान में, ईरान में। यहाँ पे कपास को क्या कहा जाता है? एशियाई देशों का कपास कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपके कपास को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ मिस्र में, तो मिस्र में होने वाला जो कपास होता है उसे मिस्री कपास कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि अमेरिका में, तो अमेरिका में जो बोई जाने वाली कपास होती है उसे कहा जाता है पीमा कपास कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके जॉर्जिया तट पे होने वाली कपास होती है उसे कहा जाता है समुद्र कपास। तो आपने यहाँ पे कितने पॉइंट समझा? आपने समझा कि आपके जॉर्जिया के तट पे समुद्री द्वीप कपास होता है। उसके अलावा एशियाई कपास की बात करें तो आपके भारत में, चीन में, ईरान में, जापान में, यहाँ पे जो आपके कपास की बोआई की जाती है, उगाई जाती है, उसे कहा जाता है एशियाई कपास कहा जाता है। अमेरिका में जो बोई जाती है कपास को उसे कहा जाता है पीमा कपास, और जो मिस्र में कपास बोई जाती है उसे कहा जाता है मिस्री कपास कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ तक आपने जाना कि अलग-अलग देशों में कपास को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मैं यहाँ पे बताती हूँ आगे, जो आपकी कताई होती है, देखो कताई आप करते हो ना, स्पिनिंग करते हो, धागे से रेशा बनाने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? स्पिनिंग की जाती है। तो स्पिनिंग जो की जाती है आपको किसी ना किसी मशीन से, किसी ना किसी टूल से की जाती। तो जो कताई की मशीन होती है, सबसे पहले आविष्कार कब किया गया था? 1764 में किया गया था। किसने किया था? हॉर्विक्स किया था, यानी कि हॉर्ग्रीव्स ने किया था 1764 में कताई मशीन का आविष्कार। आगे बात करते हैं जो फ्रेम का आविष्कार होता है, यानी कि कताई फ्रेम का आविष्कार कब किया गया? 1769 में किया गया। किसने किया? आर्कराइट ने किया। आगे बात करते हैं पावर लूम। पावर लूम का कब शुरुआत हुआ? तो आपको बताना 1785 में इसका आविष्कार हुआ। किसने किया?
कार्टराइट ने किया। आगे बात करते हैं म्यूल कताई। ये सब कताई के क्या है, ये सब आपके बताना है मशीन का नाम होता है। तो पावर लूम की बात करें तो हमने बताया कि कार्टराइट। म्यूल को हमने बताती हूँ कि 1779 में क्रॉम्पटन ने किया था म्यूल कताई का आविष्कार। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा आविष्कार के नाम, यानी कि कब किसने क्या आविष्कार किया था, कौन कौन से कताई के जो यहाँ पे लूम होते हैं कब किसने किया था। म्यूल कताई हमने बताया, पावर लूम बताया, हमने फ्रेम बताया, कताई मशीन का आविष्कार बताया। ठीक है, वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहीं ना कहीं आपने लिख लेना है। चलिए अब बात करते हैं, तो जो ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस स्लाइड में। देखिए कपास का जो छोटा रेशा होता है, देखो हमने शुरू में बताया था कि कपास की जो उत्पादन प्रक्रिया की जाती है तो बिनोले निकालते हो, बिनोले में जो भी आपकी बीज होती है उसको निकाल के अलग करते हो, गांठ बांधते हो, उसमें बहुत सारे प्रोसेस करते हो, कॉम्बिंग करते हो, कॉर्डिंग करते हो। तो कॉम्बिंग के दौरान क्या करते हो, उस रेशे का एक कंघी करते हो, ताकि क्यों करते हो, उसे एक ग्रेड देते हो कि आपका छोटा रेशा बड़ा रेशा। तो जो छोटा रेशा होता है एक नाम देना पड़ता है, तो उस छोटे रेशे को कहा जाता है नॉइल्स, यानी कि बताना है आपको कपास के छोटे तंतु को नॉइल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट पे लिखा है कस्तूरी कॉटन। ये कस्तूरी कॉटन क्या होता है, तो भारत के एक प्रतिकृतिकर्ता कॉटन होता है, यानी कि उसे नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन दिया गया है। आगे देखिए लिखा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नागपुर पे है, महाराष्ट्र में। यानी कि आपको इसे याद करना है कि कपास का जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर और महाराष्ट्र में है। ठीक है, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है, यानी कि कपास का जब चेकअप किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, उसकी प्रयोगशाला है आपको बताना है मटोगा महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए अगला नंबर पे है परिपक्व कपास की ऐठन, यानी कि एक उसकी ऐठन दी जाती है। तो जो परिपक्व ऐठन होता है वो कितना होता है, 150 से लेकर के 300 प्रभाव इंच का होता है। आगे बात करते हैं तनाव सामर्थ्य, यानी कि जो कपास का रेशा होता है उसकी तनाव सामर्थ्य कितनी होती है, आपको बताना है 80,000 से लेकर के 1,00,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है। बस आपको जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हुबहू बस आपको ऐसे ही याद करना हो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है अब उसके क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आप यहाँ पे समझने वाले हो कि कैसे यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा पढ़ा, तो अब यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे आपसे इस लंबे चौड़े पार्ट से कैसे छोटे मोटे या बड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन है कपास के रेशे की लंबाई होती है। ऑप्शन ये है 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच, बी ऑप्शन होता है 1/2 इंच से लेकर के 5 इंच, सी ऑप्शन होता है 1.5 इंच से लेकर के 2.5 इंच, डी ऑप्शन होता है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों बताएंगे, क्योंकि जो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। अगर मैं पेड़ की बात करूँ 3 से लेकर के 5 फीट होती है। आपका जो कपास का रेशा होता है उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, मापन किस में किया जाता है, आपको बताना है इंच में किया जाता है। आपका जो कपास का रेशा है ये कैसा रहता है, रेशा होता है, ये प्राकृतिक रेशा होता है जो आपको सेलुलोज जगह से मिलता है, बेज से मिलता है, वनस्पतिक रेशा होता है। और इसे कपास के रेशों में बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसे इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, यानी कि इसे कपड़ों का राजा कहा जाता है। बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए आपके पास क्वेश्चन है तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ये है रेशम, ऑप्शन बी है ऊन, सी ऑप्शन में है नायलॉन, डी ऑप्शन में है कपास। चलिए फटाफट से बताइए कि जो आपका ताप का अच्छा सुचालक होता है, सुचालक मतलब क्या, कि अगर गर्मी में आपको गर्मी लगती, जो कपड़ा आपको गर्मी में आपको ठंडी प्रदान करता है, इसका मतलब कि सुचालक है। अगर आपको वो गर्मी देता है तो इसका मतलब कुचालक है। तो ताप का आपका अच्छा सुचालक यानी ताप में आपको ठंडक प्रदान करता है, वो कौन सा रेशा होगा, वो कौन सा कपड़ा होगा, आपको इसमें बताना है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वो कपास होता है, बल्कि रेशम ऊन ये क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। सुचालक मतलब क्या होता है, तो सुचालक मतलब ये होता है जिसे आप गर्मी के मौसम में पहनने पर आपको गर्मी नहीं लगती बल्कि आपको शीतलता, आपको ठंडा अनुभव होता है, वही आपका सुचालक होता है। और कुचालक यानी कि जब गर्मी के मौसम में अगर पहनोगे तो आपको गर्मी प्रदान करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुचालक होता है। तो इसे आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है, लीलन है, बी ऑप्शन में रेशम, सी ऑप्शन में कपास, डी ऑप्शन में जूट। आप क्या बताओगे, कपास बताओगे। अगर मैं वस्त्रों की रानी कहूँ यानी कि किंग ऑफ क्वीन कहूँ तो आप कौन बताएंगे, आप रेशम को बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत्र की क्षमता होती है। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी है विकेलेबिलिटी, सी ऑप्शन होता है लॉक, डी ऑप्शन होता है प्रतिस्पंदन। आप क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटिन या क्यूटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है,
इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ये होता है कि एक बीज का पौधा, ऑप्शन बी होता है खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी होता है एक वनस्पति पौधा, ऑप्शन डी होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताएं। आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए, जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो आपका कॉटन शब्द होता है, यानी कि कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉटन कहा जाता है। तो जो कपास का अंग्रेजी शब्द कॉटन है, कॉटन किससे बना है ये बताना है कि आपको अरेबिक शब्द कहें कि या फिर अरबी शब्द कहें, अरबी शब्द के क्यूटन कहें या फिर कॉटन कहें, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी? मैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर चुनूंगी। एक पौधा वाला पौधा, एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, यानी कि सार्वभौमिक जो रेशा होता है वो आपका होता है कपास होता है, कॉटन होता है, इसीलिए इसका यूनिवर्सल नाम ही पड़ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपसे यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया पूछा गया है। मैं यहाँ पे इसको आपको छोटा करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ये है कंघी करना, ऑप्शन पहला है कंघी करना, दूसरा ऑप्शन है खेती करना, तीसरा है खोलना और आपस में मिलाना, फोर्थ वाला है बिनोले निकालना और गांठ बांधना, पांचवा है कटाई करना, छठवां है पोनी बनाना, सातवां है धुनना। आप बताइए, इसका जब आप प्रोसेस करोगे, चरण में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या करते हो, आपको क्या करना है, पहले आप खेती करोगे, यानी कि आपके पास बीज है, तो यहाँ पे मिट्टी की बात नहीं की गई, जलवायु की बात नहीं की गई इस ऑप्शन में। आपको यहाँ पे बताना है कि पहले सबसे क्या करोगे, खेती करोगे, यानी कि बीज को लगाओगे। बीज निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे जो बीज को लगाया, उसके बाद में आपका फसल तैयार हो गया है, कपास आप तैयार हो गया है, तो आप उसको क्या करते हो, उस कोए को इकट्ठा कर लेते हो। इकट्ठा यहाँ पे बात लिखा नहीं गया, तो आप क्या करोगे, बिनोले निकालोगे। बिनोले मतलब कि कपास के जो बीज होते हैं वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, गांठ को बांधोगे। उसके बाद में क्या करोगे, उसे खोलोगे, खोलने के बाद आपस में फिर मिलाओगे। आपस में मिलाने के बाद क्या करोगे, आप उसकी धुनाई करोगे। धुनाई करने के बाद आप क्या करोगे, धुनाई क्यों करोगे, क्योंकि इसमें जो गंदगी लगी है आसानी से साफ हो जाए। धुनाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद आप उसमें पोनी बनाएंगे। पोनी बनाने के बाद अब यहाँ पे आपने कंघी कर लिया, पोनी करे, उसको पोनी बना करके अब आपको क्या करते हो, कताई वाले मशीन में डाल दोगे, जिससे आपका धागा बन के तैयार हो जाए। यानी कि आपका लास्ट वाला क्या होता है, 5 मिलता है। तो 5 तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब देखिए और किसमें, अब आपके आगे क्या तुक्का लगाओगे, आपको पहले चुनना है कौन सा ऑप्शन, आपको दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा तो इसमें भी है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें, ठीक है। तो आपका ये तो होगा ना, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 तो है नहीं, तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाता है। उसके बाद हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा वाला चुना था। तो दूसरा, चौथा, तीसरा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। यानी कि दूसरे में भी है, सी वाले ऑप्शन में भी है और हमारा डी ऑप्शन में है। तो यानी कि हमारा ए और बी दोनों खत्म हो जाता है, सिर्फ हमें सी और डी में ढूंढना। अब देखिए सी और डी में कौन सा होगा, देखिए हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा चुना था, उसके बाद में हमने चुना था सातवां वाला। तो सातवां किसमें में है, देखिए आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐठी और कोशिकानुमा रचना देखती है तो वह रेशा होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। ऑप्शन ये है सूती, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है ऊनी। आप क्या बताएंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। चलिए बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया कि रेशम में सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐठी और कोशिकानुमा रचना देखी जाती है तो वह रेशा होता है। कैसा होता है आपको बताना है, वो सूती वाला होता है, ठीक है। जब कपास का रेशा आप देखते हो तो उसमें 2 परत होती हैं, आंतरिक परत होती है और प्राथमिक वाली दीवार होती है। प्राथमिक को क्यूटिकल कहा जाता है, द्वितीय को ल्यूमन कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूती कपड़ा जलता है तो उससे निकलती है। आपको बताना है सफेद लो, बी ऑप्शन नीली लो, सी ऑप्शन पीली लो, डी ऑप्शन होता है नारंगी लो। तो कैसा लो होगा, आपको बताना है कि सूती में जो लौ निकलेगा वो पीली लो होगा। सूती वस्त्र में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज पाने के कारण जब से आप इसे जलाओगे ना तो इसमें जो आपका परिवर्तन होगा पीली लो होगा, क्योंकि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिससे आप जिसे जलाओगे ना तो क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस कारण से जो पीली लो के साथ जलता है और कैसा राख निकलेगा, आप बताना है कि उसका राख जो होगा वो भूरे रंग का होगा। चलिए यहाँ पे आपका पीली लो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया में कम होती है। ऑप्शन ये है फेल्टिंग, बी ऑप्शन होता है मर्सराइजिंग, सी ऑप्शन होता है सेनफ्राइजिंग, डी ऑप्शन होता है क्लेंडरिंग। इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होता है सेनफ्राइजिंग। क्या होता है, सेनफ्राइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है जो हमें ये प्रमाण देता है, हमें ये गारंटी देता है कि इस कपड़े को आप बार बार धुलोगे ना तो
ये आपका कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। यानी कि सनफ्राइजिंग क्या होता है, सनफ्राइजिंग एक फिनिशिंग होती है कि वस्त्र को सिकुड़न को रोकने के लिए ये चीज की जाती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ये एक फिनिशिंग का नाम होता है, एक प्रक्रिया का नाम होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा हुआ बल खाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। ऑप्शन ये है ऊन, बी ऑप्शन होता है रेशम, सी ऑप्शन होता है नायलॉन, डी ऑप्शन होता है कपास। चलिए फटाफट से आप बताइए। देखिए हमने बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है, जब आपसे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना तो यह चपटा हुआ दिखेगा, बल खाते हुए दिखेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपने जो अगला क्वेश्चन देखा था, वो आपसे प्रक्रिया में पूछा गया था, तो आपको इंग्लिश में बताना था। अब यहाँ पे आपको बताना है, इंग्लिश वाले में। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। यहाँ पे आपको अंग्रेजी में बताना, वहाँ पे आपको हिंदी में बताना था कि आपको कंघी करेंगे, खेती करेंगे, पोनी करेंगे, कटाई कराई, ठीक है, आपने किया था। अब यहाँ पे बताइए, ऑप्शन ये है सिजिंग, दूसरा है प्रिंटिंग, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है आपका स्काउरिंग, पांचवा है क्योरिंग और योम हीट सेटिंग, और आपका लास्ट में है डिसाइडिंग। चलिए बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, जब हमने इसका उत्पादन का प्रक्रिया देखा था, ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था उसकी सीजिंग करते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन में कौन होगा, पहला वाला होगा, ठीक है, यानी कि आपका पहला होगा, यानी कि सीजिंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सूती कपड़े के बनाने के लिए डिसाइडिंग करेंगे, यानी कि आपका पांचवा वाला हो जाएगा, पांचवा नहीं छठा वाला होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, स्काउरिंग करेंगे, स्काउरिंग करने के बाद क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग के बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्योरिंग करेंगे और हीट सेंटिंग देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया, यानी कि हमने कौन सा चुना था, हमने पहले चुना था पहला वाला ऑप्शन चुना। तो पहला कौन से ऑप्शन में है, पहला से पहले वाले सी ऑप्शन में है और ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो यानी कि बी और डी आपका खत्म हो जाता है। तो हमें कौन से में ऑप्शन में ढूंढना है, हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हमारा कौन ऑप्शन निकल के आएगा, हमारा बी और सी में हमें देखना है। तो हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। यानी कि हमारा सी, और पहला हमने चुना था, फिर हमने छठवां चुना था, फिर तो इसका राइट आंसर होगा पहला हमने चुना था, यानी कि सिंजिंग चुना था। उसके बाद में हमने कौन सा चुना था, हमने लास्ट वाला यानी कि छठा। तो पहला और छठा किसमें है, हमारा सी वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या कपास के उपयुक्त नहीं है, यानी कि कपास में क्या ऐसा उपयुक्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये है आपके पास, ऑप्शन ये है मूल रंजक, बी ऑप्शन होता है बिखरा डिस्पर्स रंजक, सी ऑप्शन होता है प्राग जैविक रंजक, डी ऑप्शन होता है टंकी रंजक। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कपास की उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त जो नहीं है आपको वही बताना है। चलिए बताएं फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ शेयर भी क्लास को करिए, ठीक है, ताकि उनको भी क्लास का आनंद मिल सके, उस क्लास को लाभ उठा सके। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको बताना है बी ऑप्शन हो, यानी कि जो डिस्पर्स होता है रंजक होता है, जो कपास के लिए बिखरा डिस्पर्स रंजक आपको उपयुक्त नहीं माना जाता, यानी कि आपसे नहीं पूछा गया है। अगर है की बात करें तो ये आपका तीनों हो जाएगा, अगर नहीं की बात करें तो आपका बिखरा यानी कि डिस्पर्स जो रंजक होता है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका कपास का रेशा होता है वो आपने शुरू में जाना क्या होता है, भारत यानी कि जन्मदाता देश कहलाता है। जो विश्व में यानी कि पूरे विश्व में कुल वस्त्र जो तंतु होता है 70 भाग कपास का ही होता है। जो आपका कपास का रेशा होता है वो ब्लीचिंग के द्वारा कपास में जो सफेदी होती है उसको लाई जाती है और कैलेंडरिंग से की जाती है क्या, उसकी चमक को बढ़ाई जाती है। तो हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन बताया, हमने 3-4 क्वेश्चन बताया कि इस पे जो आपका उपयुक्त रंग नहीं है, ठीक है, कौन सा है, बिखरा और डिस्पर्स है, और जन्मदाता देश कौन सा है, भारत है। इसके अलावा हमने क्या बताया कि ब्लीचिंग क्या करते हैं, सफेदी लाने के करते हैं, कैलेंडरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कपास की चमक बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन है सूती, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है टेरिलॉन, डी ऑप्शन होता है डेक्रो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूती वाला होगा, यानी कि अगर आपको तौलिया लेना है तो सूती वाला कपड़ा का चुनाव करो। क्यों, क्योंकि इसमें नमी को सोखने
सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इसका मजबूती भी ज़्यादा होती है, ताकि ये क्या हो जाए साथ ही साथ ये भी आपने पढ़ा कि इसमें घर्षण की भी प्रोसेस की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, दबाव को सहने के लिए इसमें प्रोसेस की जाती है। तो इन सब के इतने सारे जो फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, तौलिया जो लेते हैं वो सफ़ेद वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण यानी कि दबाव की सहने की क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, मजबूती इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसी सब क्वालिटी को देखते हुए क्या करते हैं, सूती कपड़े का चुनाव करते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन-सा कपास का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है फाइब्रोइन, बी ऑप्शन होता है केराटिन, सी ऑप्शन होता है सेलुलोज, डी ऑप्शन होता है पॉलीमर्स। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन-सा होगा कि कपास का रासायनिक नाम है। आप क्या जानते हो इसे कपास का रासायनिक नाम अगर हम बताएँ तो कितना होता है, क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज कपास में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि 90% होती है, 90 से लेकर के 95% होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक कपास का एक रासायनिक नाम होता है जो प्राकृतिक रेशा होता है। सेलुलोज, रुई, लकड़ी, जूट ये सब क्या होते हैं, एक मुख्य एक अवयव होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसमें कितना पाया जाता है? 90 से लेकर के 95% सेलुलोज मात्रा पाई जाती है आपकी कपास में। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रियाएं करवाई जाती हैं। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है सोडियम परबोरेट, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा कि सूती वस्त्र पे पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? आप क्या बताएंगे? इस पे जो प्रक्रिया की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की जाती है, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? एक अत्यंत ही सक्रिय अकार्बनिक अम्ल होता है जिसके प्रयोग से जो सभी आधुनिक उद्योग होते हैं उसमें ये प्रोसेस किए जाते हैं। जो शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और तेल जैसा तरल होगा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? आप देखिए कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी ऑप्शन होता है आयताकार, सी ऑप्शन चौड़ा, डी ऑप्शन होता है लंबा। आप क्या बताएंगे कि कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट जो दिखाई देता है हमें लंबा दिखाई देता है, यानी कि जो आपका कपास के तंतु होते हैं अगर उसकी अनुप्रस्थ काट दी जाए ना तो उसके बीचों बीच में एक नली दिखाई देती है। तो जो आपकी नली होती है कपास की किसी भी तंतु के आंतरिक काट को देखा जाए तो इसकी जो रचना होगी वो चपटी होगी, बलखाते हुए होगी, फीते समान होगी और क्या होगा? ये लंबा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपास वाला के ऑप्शन का, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन में है चीन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें अच्छा लगेगा जब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना नॉलेज होता है। चलिए मैं अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर नहीं की हो तब, अगर नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, एक प्यारा से कमेंट करना। कमेंट में आप ये बताना कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। अगर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत हुई हो, ठीक है, अगर मुझे कुछ वीडियो में सुधार करना है तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो भी अच्छा लगा हो तो कल दोबारा जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर दोबारा पढ़ने के लिए आना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।